क्लास 8 सिविक्स अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार एक कमीज अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजार की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदार वाले ग्राहकों से जोड़ देती है। इस श्रृंखला को हम हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें। उनमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को उनकी मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना न मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इस कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पता कीजिए। आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए क्या न्यूनतम वेतन क्या है? क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सही है, कम या ज़्यादा लगता है? न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? अहमदाबाद के कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशक को ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती है। तालिका 1 संख्या में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उनमें से दिए गए कॉलम 2 और कॉलम 3 में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए जरूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली स्थान को भरें। कानून है और इसकी ज़रूरत क्यों है। यह कानून किस हित में है, किसके हित में? कानून न्यूनतम मेहनताना कानून। इससे यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूँकि मजदूर को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह कानून सारे मजदूरों, खास तौर से खेत मजदूर और निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों और घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी, अलार्म, आपातकाल द्वारा आदि सही ढंग से काम कर रहे हो। इसकी क्यों ज़रूरत है? सुरक्षा की दृष्टि से। यह कानून किसके हित में है? समाज के सभी वर्गों के लिए।
चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यह बताने वाले कानून उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। विद्युत उपकरणों, भोजन, हवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। जरूरी चीज़ें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए है जो कि इन चीज़ों को भारी कीमत वहन नहीं कर सकते। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून। मजदूरी यूनियन संगठन बनाने में संबंधित कानून। यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह सुनिश्चित भी करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित की जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर पड़ताल करेंगे। सन 2011 को जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल pencil.government.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ की है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। भोपाल गैस त्रासदी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया का सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इस संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मी गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चों की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी।
सब कह रहे थे कि भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था कि जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सामूहिक अंतिम संस्कार। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बाद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। इसके बारे में चर्चा हो रही है। गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्चा है ये। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने के गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गैस राहत मंत्री से बात कर रहे गैस पीड़ित। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच्चे निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहां छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है और इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र में इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे हैं। यहाँ इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने की एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देश के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकते हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ पर कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखानों में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 के 1984 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखानों के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे पढ़े। पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में
कंप्यूटरकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतना भारी फर्क क्यों है और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़िता को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थल, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरी, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखानों को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मिक उत्पादन कारखानों की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलता रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीकी से ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भी भारी गड़बड़ चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उसको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उससे ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है? क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद है परंतु उसके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उसका पालन नहीं करते? उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज़ रफ्तार, हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना कानूनों को लागू करने में क्या समस्या आती है? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुक्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट थी। चाहे नदियाँ हो, हवा हो, भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा हो और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया।
कई लाख ऐसे लोग कारखानों से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखानों से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों से स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया। फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। ये देखिए रेड रंग से कलर कर दिया गया हुआ है। सतत विकास लक्ष्य, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माने जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। स्वास्थ्य वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? हमें नए कानून की ज़रूरत क्यों है? कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? जन सुविधाओं के रूप में पर्यावरण। हाल ही के वर्षों में न्यायालयों में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए, उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इसमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इसी कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या भी पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने के बाद बहुत सारे मजदूर रोजगार खत्म हो गया। बहुतों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया। अब प्रदूषण की समस्या इस नए इलाके में पैदा हो रही थी। ये इलाके प्रदूषित होने लगे। मजदूरों की दूसरी संबंधी स्थितियों का भी मुद्दा अब वैसा का वैसा है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह बात समझ आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने लगी जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। इससे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बचे जाएंगे और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। बंद कारखाने के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छीन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार, दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और यहाँ कानून की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। क्या आपको लगता है कि ऊपर दिए उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? क्या आपको पर्यावरण की रक्षा और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योग की विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि देश की कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सके और अपने देश को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण
एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे की संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर यहाँ बुला रहे हैं। निष्कर्ष: चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसाय आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थिति पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करने और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज में हित के काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और न्यायालयों में भी स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य वातावरण की सुविधाएं सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी कि काम का अधिकार, सही मेहनताना और नवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके।